In this question, a simple harmonic plane progressive wave is traveling along positive x-axis having amplitude a and omega यानी कि angular frequency is pi radian per second at t is equal to 1 second. तो किसी particular instant के बारे में हमें बात की गई t is equal to 1. Particle at x is equal to 2 and x is equal to 3 are moving in downward and upward direction respectively at the position y is equal to plus a by 2. The time when maximum power transfer will take place at x is equal to 11/4 मीटर. तो किस टाइम पे 11/4 मीटर का जो पार्टिकल है वो पार्टिकल वहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही होगी. तो यहाँ पे एक तो पहले इस वर्ड को यहाँ पे देख लेते हैं. जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की बात की जा रही है ये कब होता है ट्रैवलिंग वेव में, पहले इसको देख लेते हैं फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन पे आते हैं. तो सपोज़ कोई भी एक ट्रैवलिंग वेव, सपोज़ ये स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग में कोई वेव पास नहीं कर रही तो स्ट्रिंग इस तरीके से स्ट्रेट रहेगी और जब वेव पास कर रही है तो इस तरीके का साइन वेव मैंने यहाँ पर इसमें दिखा दिया. अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी पावर ट्रांसफ़र कर रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे टेंशन पता होनी चाहिए और वहाँ के पार्टिकल के वेलोसिटी पता होनी चाहिए. तो जिस तरीके से पावर होती है F.V, तो उसी तरीके से टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेकर के ये पावर कैलकुलेट की जा सकती है. तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया इसमें, तो या तो ये ऊपर जा रहा होगा या फिर ये नीचे कहीं पर भी जा रहा होगा. हमें तो बस मैग्नीट्यूड से मतलब है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर. तो F.V यहाँ पे कर लेंगे इसमें. इसको थोड़ा सा इन लार्ज व्यू में यहाँ पे दिखा देते हैं, थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिखा देते हैं. सपोज़ मैंने यहाँ से इसको कट किया तो ये पॉइंट यहाँ से कट किया गया और कट करने के बाद में फिर यहाँ पे जो टेंशन है वो टेंशन आप इस तरीके से दिखा सकते हो. दिस इज टेंशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. और टेंशन का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे सपोज स्ट्रिंग के साथ में या एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स के साथ में इसका एंगल थीटा बन रहा है सपोज टेंशन का. और टेंशन जो होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी. अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट ड्रॉ करने से टेंशन का डायरेक्शन आ जाएगा कुछ इस तरीके से. वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा तो इनके बीच में ये जो एंगल बनेगा वो 90 - थीटा हो जाएगा. तो पावर ट्रांसफरिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के थ्रू कितनी पावर ट्रांसफ़र हो रही है उसका आंसर यहाँ पर आप इस तरीके से लिखोगे, पावर इज TVP, VP इज पार्टिकल वेलोसिटी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. तो एंगल 90 - थीटा है तो ये साइन थीटा बन जाएगा. और जो भी हम वेव्स पढ़ते हैं उन वेव्स में एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, स्लोप्स जो भी होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं. तो साइन थीटा को आप नियरली टेन थीटा बोल सकते हो. थीटा इज़ वेरी स्मॉल, जो स्लोप्स हैं काफ़ी स्मॉल होते हैं. और टेन थीटा को आप del y by del x यानी कि स्लोप बोल सकते हो. तो टेंशन, पार्टिकल वेलोसिटी, और इसको मैंने del y by del s लिख दिया. पार्टिकल वेलोसिटी को आप del y by del t लिख सकते हो. टेंशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है. टेंशन में वेरिएशंस हम अज्यूम नहीं करते हैं. टेंशन इज थ्रू आउट कॉन्स्टेंट. तो दिस इज अ कॉन्स्टेंट पैरामीटर हियर. पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, तो ऑब्वियस है कि जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर होगा, यानी कि जो इस तरीके के पार्टिकल्स हैं जो कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर मेरे को मीन पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी वेलोसिटी मैक्सिमम है. और ये जो पार्टिकल्स हैं ऑब्वियस है कि जो एक्सट्रीम पे उनकी वेलोसिटी ज़ीरो है. तो एक्सट्रीम पे मिनिमम स्पीड होती है और जो यहाँ पर मीन पोजीशन है वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होती है. तो VP दिस इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन. इसके बाद में जो del y by del x यानी कि स्लोप है यहाँ पे, तो स्लोप आप देखो ऑब्वियसली बात है कि जब बिल्कुल टॉप पे होगा तो स्लोप कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा. और उसके बाद में जैसे ऊपर की तरफ एक्सट्रीम पे जीरो है और जैसे जैसे आप मीन पे आओगे तो स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा है यहाँ पे. तो स्लोप जो होगा वो स्लोप भी मैक्सिमम होगा एट मीन पोजिशन. तो दिस इज़ ऑल्सो मैक्सिमम एट मीन. तो इसका मतलब पावर ट्रांसफ़र जो है वो मैक्सिमम होगा मीन पोजिशन पे. तो पावर विल बी मैक्सिमम एट मीन पोजिशन. तो एक तरीके से इनडायरेक्टली ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो भी हमारा एक कंसर्न पार्टिकल है, ये कंसर्न पार्टिकल किस टाइम पर मीन पोजीशन पे आता है. ठीक है, तो एक तरीके से हमारा जो प्रॉब्लम है अब वो इसमें कन्वर्ट हो गया है कि ये किस टाइम पर मीन पोजीशन पे आता है. और इनिशियल टाइम हमको t इज इक्वल टू 1 दे रखा है. तो इसका मतलब है कि 1 के बाद और कितना टाइम लगेगा उस टाइम को मैं 1 में ऐड करके t इज इक्वल टू जो भी आंसर होगा वो कर सकते हैं. आप देख सकते हो सारे ऑप्शन एक से ज़्यादा और एक से ज़्यादा होने भी चाहिए क्योंकि t इज इक्वल टू 1 के बाद में कुछ और समय ये ले रहा होगा वापस से मीन पोजीशन पे आने पे. लेकिन ये है कहाँ पर, इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो मैं एक साइन वेव यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ. साइन वेव का एक लूप मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ. सपोज दिस इज़ दैट लूप.
थोड़ा सा इन लास्ट वर्जन में यहाँ पे इसको दिखाया गया है। तो ये एक लूप है यहाँ पे साइन वेव का, क्योंकि पॉजिटिव की बात की गई इसलिए मैंने पॉजिटिव ही लूप दिखाया है यहाँ पर इसमें। और इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि a/2 की लाइन होगी। तो लेट अस ड्रॉ अ लाइन विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू a/2। तो सपोज ये लाइन है जो कि a/2 डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है यहाँ पर इसमें। तो दिस इज a/2 डिस्प्लेसमेंट। ये है x इज इक्वल टू 2 वाला पार्टिकल और ये है x इज इक्वल टू 3 वाला पार्टिकल। वेव जो यहाँ पर डिस्टर्बेंस है वो आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोसीड कर रहा है यहाँ पर इसमें। x इज इक्वल टू वाले पार्टिकल को मैं p से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इस पार्टिकल को मैं q से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अब आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ये जो पार्टिकल है ये x इज इक्वल टू वाला पार्टिकल, जैसे क्वेश्चन में ही बोला गया है कि डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने ये मेंटेन किया है कि x इज इक्वल टू वाला जो पार्टिकल है वो डाउनवर्ड जा रहा है। ये हाइट यहाँ पर a/2 है, अपनी मीन पोजिशन से a/2 ऊपर है ये। तो दिस पार्टिकल इज गोइंग डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड जा रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसको देखना चाहूँ, वैसे तो पता होना चाहिए कि कैसे देखते हैं इसको। इस वेव को आप मेंटली थोड़ा सा आगे खिसका दो। तो इस वेव को जो आप थोड़ा सा मेंटली आगे खिसकाओगे तो इसके पीछे वाले जो डिस्टर्बेंस है वो आगे पहुँच जाएंगे, और पीछे वाला डिस्टर्बेंस जो है वो a/2 से कम है। तो इसका मतलब है कि कुछ समय के बाद में p को a/2 से नीचे आना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसी तरीके से इसकी जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। जो हमारा कंसर्न पार्टिकल है वो कहाँ पर है, तो मैं बीच की एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ पहले। तो लेट अस ड्रॉ दिस लाइन। ये मैक्सिमम पर जो पार्टिकल इस समय पर है उसको दिखाया गया है इसमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट में। तो ऑब्वियस है कि ये सिमेट्रिक होता है। अगर ये सिमेट्रिक होता है सब कुछ तो टोटल 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 0.5 हो गया और ये डिस्टेंस भी 0.5 हो गया। और इसके बाद में 11/4 कहाँ पे होगा, तो 3 में से अगर आप 1/4 माइनस करो तो 11/4 मिल जाता है। तो 11/4 इसका मतलब 11/4 बिल्कुल यहाँ पर इसके बीचों बीच में आएगा। तो 11/4 को लेट अस ड्रॉ। तो लेट अस ड्रॉ 11/4 पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल है ये हमारा कंसर्न पार्टिकल है जो कि 11/4 पे x इज इक्वल टू 11/4। और ऑब्वियस है कि ये पार्टिकल भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इसकी जो वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी भी अपवर्ड डायरेक्शन में है यहाँ पर इसमें। तो इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल है अभी मीन पोजीशन पे तो है नहीं, ये पहले एक्सट्रीम पे जाएगा, एक्सट्रीम से वापस यहाँ पर ये नीचे आएगा और मीन पोजीशन पे आएगा। तो अब सवाल उठता है कि कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके मेरे दिमाग में आते हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं कम्प्लीटली SHM के कंसेप्ट का यूज़ करूँ, और एक तरीका यहाँ पर यह आता है दिमाग में कि हम इक्वेशंस लिखें यहाँ पे ट्रैवलिंग वेव की, सिंपल हार्मोनिक वेव की जो इक्वेशंस होते हैं उनको लिखें और उन वेव्स के इक्वेशन में जो भी हमें डेटा दिया हुआ है उसको पुट कर लें और फिर 11/4 के लिए कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लें। तो कहीं ना कहीं हमें SHM के कंसेप्ट तो यूज़ करने ही होंगे। तो मैं सबसे पहले मेथड 1 यहाँ पे यूज़ करता हूँ। मेथड 1 में मैं कोई इक्वेशन कैलकुलेट नहीं करूँगा, विदाउट इक्वेशन मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इन मेथड 1। तो लेट अस प्रोसीड विथ मेथड 1। मेथड 1 इज विदाउट इक्वेशन, विदाउट एनी इक्वेशन ऑफ वेव। और इसमें मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है उसको यूज़ करूँगा। सर्कुलर मोशन अगर एक पार्टिकल कर रहा होता है तो उसका प्रोजेक्शन अगर एक्सिस पे लिया जाए तो वो प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। उसकी हेल्प लेते हुए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। पहले मैं मोशन का टाइम पीरियड यहाँ पे एक बार निकाल लेता हूँ कहीं पे। तो टाइम पीरियड होता है 2π/ω। ये पता होता है कि सभी जो होते हैं वो सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सबके साथ में मोशन कर रहे होते हैं। जितने पार्टिकल्स हैं सभी SHM कर रहे होते हैं। तो ओमेगा यहाँ पर पाई के बराबर दिया गया है, तो दिस इज़ 2 सेकेंड। तो एक पूरे रिवोल्यूशन में पूरा जो टाइम लगता है वो 2 सेकेंड यहाँ पे लग रहा है। सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन दिखाना है तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट अस ड्रॉ अ सर्किल हियर। तो एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किल का यूज़ करते हुए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस टेक अ सर्किल। इस सर्किल पे सिचुएशंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप भी कर देता हूँ कि ये सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है वो कैसे वर्क करता है। तो सपोज अलग से मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये x एंड y एक्सिस हैं
और एक पार्टिकल है जिसको मैं क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन करते हुए ले रहा हूँ यहाँ पर, और मैं एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देख रहा हूँ। तो जब मीन पोजीशन पे होगा तो ये यहाँ पर रहेगा सपोज, तो उसका जो प्रोजेक्शन है प्रोजेक्शन यहाँ पर आ गया, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 हो गया। और जैसे जैसे यहाँ पे चलता जाएगा तो पार्टिकल जो है वो इधर की तरफ मूव करता जाएगा और एक्सट्रीम तक पहुँच जाएगा जब पार्टिकल सर्किल पे यहाँ पे आएगा। और जब पार्टिकल सर्किल पे यहाँ चल रहा होगा तो फिर इधर की तरफ मूव कर रहा होगा। जब पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा तो ये ऐसे मूव कर रहा होगा, और जब पार्टिकल इस हिस्से पे चल रहा होगा तो ये ऐसे मूव कर रहा होगा। तो एक्स एक्सिस पे मैं यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूँ। और जैसे मान लीजिए किसी भी टाइम पर अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो उसका फेज़ एंगल हम यहाँ पर y के साथ देख लेते हैं कि y के साथ जो भी एंगल बना रहा है वही उसका फेज़ एंगल हो जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो आई होप ये सभी को आता होगा, क्योंकि वेव्स के क्वेश्चन हम तभी कर सकते हैं जब हमें एसएम आता हो। तो मैं इसमें अब और ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जा रहा हूँ, जस्ट मैंने एक हल्का सा आइडिया दे दिया कि क्या है ये। इसके बाद में अब यहाँ पर लेट अस जूम दिस सर्किल्स, उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे डायग्राम में क्लैरिटी आ जाए। एक्सेस को रिप्रेजेंट कर देते हैं इस पर। तो सपोज ये वाई एक्सेस हो गई और ये एक्स एक्सेस हो गई। पी पार्टिकल और क्यू पार्टिकल की सिचुएशन को पहले यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हो। तो पी एंड क्यू पार्टिकल की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इस सर्किल का रेडियस होता है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। और मुझे पता है कि एक्स एक्सिस पे ये a/2 पे मुझे इनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों a/2 पर हैं। a/2 पे है तो सही, लेकिन एक जा रहा है, जैसे जो q है वो तो जा रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, और जो यहाँ पर ये आपका p है वो p यहाँ पर मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट करना होगा। तो वी हैव टू रिप्रेजेंट अकॉर्डिंगली। तो कुछ ये लाइन यहाँ पर होगी जो कि इनको रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर ये हो गया और एक पॉइंट यहाँ पर ये हो गया। इनमें से एक P होगा और एक Q होगा यहाँ पर। अब कौन सा P होगा कौन सा Q होगा, तो पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरीके से मोशन करते हुए माने जाते हैं इस तरीके के प्रोजेक्शन में। तो ऑब्वियस है कि ये वाला पार्टिकल टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है और ये वाला पार्टिकल टुवर्ड्स मीन आ रहा है। तो ये हमारा Q हो जाएगा और एक तरीके से ये हमारा यहाँ पे P हो जाएगा। इसमें एंगल वगैरह आप यहाँ पर इजीली आप देख सकते हो इसमें। तो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, उसमें एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट अस रिप्रेजेंट द एंगल्स। ये a के बराबर है यहाँ पर इसमें। तो ये डिस्टेंस a/2 है। तो आप देख सकते हो कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, दिस एंगल इज़ 60 डिग्री, दिस एंगल इज़ 60, और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल भी यहाँ पे 60 होगा। अब जो हमारा कंसर्न पार्टिकल है 11/4 वाला, 11/4 वाले को पकड़ते हैं यहाँ पर इसमें। और 11/4 वाला जो पार्टिकल है अब वो कहाँ पर है, तो a/2 से थोड़ा आगे पहुँचा हुआ है, लेकिन अभी भी वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी जो सिचुएशन है वो यहाँ कहीं पर है। इट इज़ समवेयर हियर, कुछ यहाँ पर होगा ये। तो जो हमारा कंसर्न पार्टिकल है वो अब सर्किल पे यहाँ कहीं पर है। इट इज़ समवेयर हियर ऑन दिस सर्किल। सर्किल पे यहाँ पर है, और एसएम अगर हम देखें एसएम के हिसाब से तो एसएम में वो यहाँ पर है। तो जैसे हमने पहले भी देखा था कि अभी तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, एक्सट्रीम तक आएगा, और उसके बाद फिर इसको इतना ट्रैवल करना पड़ेगा, इतना ट्रैवल करके फिर वो मीन पर आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का तो मुझे पता है कि 90 डिग्री, और 90 डिग्री के लिए t/4 का टाइम लेगा वो। लेकिन यहाँ से यहाँ तक उसको अभी कितना ट्रैवल करना होगा, ये जो इतना पार्ट है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर कितना होगा, उसके लिए हमें एंगल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी कि कितना एंगल इसको यहाँ से यहाँ तक कवर करना है। अब वो एंगल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, हाउ टू कैलकुलेट दैट एंगल। तो आप ये देखो कि P और Q के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो फेज डिफरेंस होता है सिंपल हार्मोनिक वेव में, दो पार्टिकल्स के बीच में अगर गैप जो है अगर वो डेल्टा x का है, तो डेल्टा x के कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर फेज डिफरेंस होता है वो k डेल्टा x होता है। और ये जो फेज डिफरेंस होता है प्रोपोर्शनेट होता है, यानी कि अगर मान लीजिए दो पार्टिकल्स के बीच में गैप अगर लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2π के जैसा होगा। अगर दो पार्टिकल के बीच में गैप जो है λ/2 है तो फिर यहाँ पर ये पाई जैसा फेज डिफरेंस होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पर लेंथ के प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से फेज डिफरेंस हमेशा पता कर सकते हैं कि दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा।
तो जैसे मुझे पता है कि पी और क्यू के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो आप ये पूरा एंगल देख लो कि पी और क्यू के बीच में जो फेज डिफरेंस है, दैट फेज डिफरेंस इज दिस 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। 120 डिग्री का जो फेज डिफरेंस है वो कितने डिस्टेंस में आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, तो 1 के डिस्टेंस में आ रहा है। तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे 120 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर इस Q को देखूँ, Q और ये जो है इनके बीच में गैप जो है 1/4 का है। तो 1/4 का अगर गैप है, 1/4 का गैप है, तो 1/4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका ये डिफरेंस होगा 30 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो Q है और जो हमारा कंसर्न पार्टिकल है उनके बेस का जो गैप है वो 30 डिग्री है। तो दिस गैप इज़ 30 डिग्री। एक बार ये गैप आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि अब यहाँ पर इसको कितना ट्रैवल करना है, हाउ मच इट हैज़ टू ट्रैवल इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो ये 60 है तो ये भी 30 हो जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो 30। उसके बाद में फिर इसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 90। तो इसको 120 डिग्री ट्रैवल करना है, और 120 डिग्री ट्रैवल करने में टाइम कितना लगाएगा बस हमें अब वो कैलकुलेट कर लेना है। तो 120 डिग्री में क्योंकि ये 360 का 1/3 है तो t/3 होना चाहिए, और t/3 कितना हो जाएगा, t तो हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो t वाज, यू कैन सी t इज़ 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड का टाइम पीरियड है इस मोशन का, तो इसको कितना समय लगेगा, 2/3। तो 2/3 एक्स्ट्रा लगेगा जो सिचुएशन हमें दी गई थी वहाँ से। तो जो सिचुएशन हमें दी गई थी वहाँ पे t इज़ इक्वल टू 1 था। t इज़ इक्वल टू 1 में आप यहाँ पे ये ऐड कर लो तो हमारा कंसर्न जो भी आंसर है पार्टिकल का वो आ जाएगा। तो दिस इज़ 5/3। तो बहुत ही शॉर्टर मेथड होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर ये समझाने में मुझे ज़रूर इसमें कुछ टाइम लगा है, मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसमें। अगर आप इसको खुद से करोगे तो फटाफट बहुत जल्दी इसका आंसर यहाँ पर निकाला जा सकता है विदाउट एनी इक्वेशन। तो जो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है बी, 5/3 सेकेंड। इसी क्वेश्चन को आप सेकेंड मेथड से कर रहे हैं जिसमें मैं इक्वेशंस का यूज़ करके कर रहा हूँ। तो मैं इक्वेशन यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ इससे कुछ, y इज इक्वल टू सम a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। इन बिटवीन माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रही है वेव, तो उस केस में माइनस आता है। ओमेगा की वैल्यू हमको पता है कि ओमेगा इज पाई हियर, ओमेगा पाई है यहाँ पर इसमें। हमें के यहाँ पर पता नहीं है, और उसके साथ साथ जो फाई फेज कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है वो हमें यहाँ पर पता नहीं है इसमें। और उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि वैल्यूज़ पुट करते चले जाएंगे। जैसे एक वैल्यू हमारे पास में है कि x इज इक्वल टू 2 पे जो y है वो a/2 है, तो पहले हम इसको पुट कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जो मोमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है। तो एक बार बगल में मैं एसएम का एक डायग्राम बना देता हूँ जो हमारी हेल्प करेगा यहाँ पे डिसाइड करने में कुछ चीज़ों को। जैसे एसएम में अगर हम यहाँ पे मीन पोजीशन पे फेज़ को फाई लेते हैं और सपोज पार्टिकल अब इधर की तरफ जा रहा है, तो उसका फेज़ बढ़ के यहाँ पे π/2 हो जाता है जब वो एक्सट्रीम पे पहुँचता है। तो इन फैक्ट्स को मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद जब वो यहाँ पे आता है तो उसका फेज़ वापस से बढ़ जाता है और फेज़ फिर पाई हो जाता है। तो आप इनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अब डिसाइड कर सकते हो कि जो इधर जा रहा होगा उसका फेज़ में मैं 0 से π/2 के बीच में ले लूँगा, और अगर कोई इधर की तरफ वापस आ रहा होगा मीन पोजीशन की तरफ तो मैं उसका फेज़ π/2 से पाई के बीच में कुछ इस तरीके से लूँगा। तो जो y इज इक्वल टू a/2 वाला है ये टुवर्ड्स मीन आ रहा है, इसका भी हमें ध्यान रखना है, इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो आप रख लो यहाँ पे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a/2, तो y इज इक्वल टू a/2 मैंने यहाँ रखा और ये a साइन। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये है कि t इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, लेकिन t इज इक्वल टू 1 का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। हमें तो जो आंसर करना है कि हमें तो जो आंसर अभी फ़िलहाल निकालना है वो ये कि जो करंट सिचुएशन दी गई है जिस पे हमें पता है कि क्या क्या हो रहा है, उसके बाद में फर्दर कितना टाइम लगेगा ऐसा होने में। तो आप अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए t इज़ इक्वल टू 0 बोल सकते हो कि हम t इज़ इक्वल टू 0 पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, और उससे हम टाइम का आंसर निकाल लें और हमें इंटरवल पता चल जाएगा कि जो भी टाइम दिया गया उसके बाद कितने टाइम ड्यूरेशन या टाइम इंटरवल के बाद में जो हमसे पूछा जा रहा है वो हो रहा है। तो आप t इज़ इक्वल टू 0 कुछ भी रख सकते हो, t इज़ इक्वल टू रख लो, कुछ भी रख लो। वो t इज़ इक्वल टू 1 तो उन्होंने बस ये दे रखा है कि t इज़ इक्वल टू 1 में आपको ऐड करके आंसर बताना पड़ेगा। तो साइन ओमेगा इसको मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए 0 रख लिया जिससे कि मुझे ये टर्म डिस्टर्ब ना करे। k को 2 रखना है तो -2k + 5। तो यहाँ पे एक तरीके से आपका आ जाएगा साइन -2k + 5 दिस इज इक्वल टू हाफ। अब ये जो हाफ होता है वो दो वैल्यूज़ के लिए होता है। जैसे अगर आप साइन का ग्राफ देखोगे
तो एक तो π/6 के लिए हाफ होता है और एक 5π/6 के लिए होता है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि इधर आने वाले के लिए हम क्या लेंगे, π/2 से पाई के बीच में लेंगे, तो 5π/6 हमें लेना चाहिए। तो एक इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी -2k + 5 = 5π/6। इसके बाद में मैं सेकंड इक्वेशन लेकर के आ रहा हूँ। अगेन t = 0 आप पुट करो, x = 3 पुट करो, y = a/2 पुट करो, और ये किधर जा रहा है, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। बस तो यहाँ पर भी आप देखोगे a/2 और a रखना पड़ेगा, तो ये भी हाफ ही आएगा, बस x की जगह पर आपको 3 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फाइनली लिख रहा हूँ -3k + 5 हो जाएगा, और एंगल की वैल्यू हम ले लेंगे π/6। तो दिस इज़ आवर सेकंड इक्वेशन। 1 और 2 को आप आपस में माइनस कर लो, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 1 - 2 कर लेता हूँ। तो 1 - 2 किया यहाँ से, तो k मिल जाएगा मेरे को 4π/6 यानी कि 2π/3। तो k की वैल्यू हमारे पास में 2π/3 के बराबर आ गई। इससे आप फाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो, फाई की वैल्यू कितनी आती है। तो फाई की वैल्यू π/6 + 3k हो जाएगा 2π। तो ये हमारे लिए फाई की वैल्यू हो गई। तो फाई और के अगर दोनों आ गए तो फिर इक्वेशन हमारे लिए एक नॉन इक्वेशन बन गई। इसका मतलब तो इक्वेशन इज नाउ नोन, y = a sin ओमेगा इज π/t माइनस k की जगह पर आप रखोगे 2π/3x, और फाई की जगह पे आप रखोगे π/6 + 2π। ठीक है, जो भी आता जा रहा है मैं उसको रखते जा रहा हूँ। y हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, 0। y शुड बी 0, और y शुड बी 0। तो यहाँ पर साइन के अंदर का जो फेज़ एंगल है, वो फेज़ एंगल हमें ये वाला रखना चाहिए पाई, क्योंकि वो यहाँ गया, उसके बाद में वापस आते समय ये यहाँ पर पहुँचा है। तो ये पूरे को मैं पाई के बराबर रख देता हूँ, और उसके बाद में आगे सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो लेट अस पुट दिस इक्वल टू पाई। तो πt x की जगह पे 11/4 रखना पड़ेगा, तो 2π/3 11/4 2π + π/6 दिस इज इक्वल टू पाई। तो फिर आप यहाँ से t कैलकुलेट कर सकते हो। t की वैल्यू यहाँ से 2/3 आ जाएगी। तो एक तरीके से यहाँ से आपको टाइम इंटरवल मिल गया। अब जो ओरिजिनल डेटा दिया हुआ था उसका आप यूज़ कर लो। तो ओरिजिनल डेटा में इनिशियल टाइम को 1 दिया गया था, तो 1 में हमें 2/3 ऐड करना पड़ेगा इसका मतलब। तो उससे आंसर जो होगा वो आ जाएगा 5/3। तो जो भी गिवन इंस्टेंट था वहाँ से 2/3 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है यहाँ पर ऐसा होने में।